कई महीनों तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमले की किसी भी योजना से इनकार करते रहे, लेकिन 24 फरवरी को उन्होंने एक लाइव टीवी कार्यक्रम में यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। रूसी राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत देश के अन्य हिस्सों में धमाकों की कई आवाजें सुनी गईं। रूस की तरफ से यह कार्रवाई पुतिन के मिन्स्क शांति समझौते को खत्म करने और यूक्रेन के 2 अलगाववादी क्षेत्रों में सेना को भेजने की घोषणा के बाद की गई है। रूस की तरफ से इन राज्यों में सेना भेजने की वजह शांति कायम करना बताया गया है। रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन बॉर्डर के पास लगभग 2 लाख सैनिकों को तैनात किया हुआ था, जिसके बाद यूक्रेन पर हमले की अटकलें काफी वक्त से लगाई जा रही थी। हालांकि रूस लगातार इन अटकलों को खारिज करता रहा। अब जब हालात और खराब हो चुके हैं और यूक्रेन के कई शहरों पर रूस के हमले की खबरें और तस्वीरें आने लगी हैं, तो ऐसे में सबके मन में यह सवाल आता है कि आखिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते क्या हैं। इसे समझने के लिए हमें 8 साल पीछे यानी 2014 में चलना होगा। उस समय भी रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। उस वक्त रूस समर्थित विद्रोहियों ने देश के पूर्वी हिस्से में एक अच्छे खासे इलाके पर कब्जा कर लिया था। उस वक्त से लेकर आज तक इन विद्रोहियों की यूक्रेन की सेना से भिड़ंत लगातार जारी है। दोनों देशों के बीच टकराव टालने के लिए मिन्स्क का शांति समझौता भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी टकराव खत्म नहीं हुआ। पुतिन का तर्क है कि इसी वजह से वो सेना भेजने को मजबूर है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने रूस द्वारा यूक्रेन के अलगाववादी राज्यों में शांति कायम करने के उद्देश्य से सेना भेजने के तर्क को सिरे से खारिज किया है। पश्चिमी देश पहले से ही इस बात की आशंका जताते रहे हैं कि रूस का यूक्रेन पर हमला निश्चित है। अब यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने उनके कई शहरों पर हमला कर दिया है। इन शहरों में राजधानी कीव, नीप्रो और खार्किव शामिल हैं। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर पूर्वी हिस्से में उसने युद्ध की कार्रवाई बंद नहीं की तो आगे होने वाले खून खराबे के लिए वो ही जिम्मेदार होगा। आखिर यूक्रेन से क्यों चिढ़ते हैं पुतिन? रूस ने लंबे समय से यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन, नाटो और अन्य यूरोपीय संस्थाओं के साथ करीबी विरोध किया है। हालिया घटनाओं के पीछे पुतिन का तर्क है कि यूक्रेन पूर्ण रूप से कभी एक देश था ही नहीं। उन्होंने यूक्रेन पर पश्चिमी देशों की कठपुतली बनने का भी आरोप लगाया है। पुतिन ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो पाए। इसके लिए वो यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों से गारंटी चाहते हैं। उनकी मांग है कि यूक्रेन अपना सैनिकीकरण बंद करे और किसी गुट का हिस्सा ना बने। सोवियत संघ का हिस्सा रहने की वजह से यूक्रेन का रूसी समाज और संस्कृति से गहरा जुड़ाव रहा है। वहां रूसी भाषा बोलने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन 2014 के हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते काफी खराब हुए हैं। 2014 में रूस समर्थक माने जाने वाले यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। अलगाववादी रुख वाले लुहांस्क और दोनेत्स्क इलाकों पर अब तक रूस अपने समर्थकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा है। पुतिन के इन इलाकों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देने के ऐलान का मतलब है कि पहली बार रूस ये कबूल कर रहा है कि उसके सैनिक इस इलाके में मौजूद हैं। इसका मतलब यह भी है कि रूस अब इस इलाके में अपना मिलिट्री बेस बना सकता है। मिन्स्क समझौते के अनुसार इन इलाकों को यूक्रेन द्वारा विशेष दर्जा दिया जाना था, लेकिन रूसी कार्रवाई की वजह से अब यह शायद ही संभव हो पाए। हालात इसलिए भी खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि विद्रोही केवल दोनेत्स्क और लुहांस्क के कब्जे वाले इलाके ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य पर अपना दावा कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने भी अपने बयान में कहा है, हमने उन्हें मान्यता दे दी है। इसका मतलब है कि हम उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को मान्यता दे रहे हैं। रूस काफी समय से यूक्रेन पर पूर्वी हिस्से में जनसंहार का आरोप लगाकर युद्ध के लिए माहौल तैयार कर रहा था। उसने विद्रोही इलाकों में लगभग 7 लाख लोगों के लिए पासपोर्ट भी जारी किए हैं। माना जाता है कि इसके पीछे रूस की मंशा अपने नागरिकों की रक्षा के बहाने यूक्रेन पर कार्रवाई करने को सही ठहराना है। अब आगे क्या करेगा रूस? इस मामले का फिलहाल कोई कूटनीतिक समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। ताजा कार्रवाई के बाद आशंका जताई जा रही है कि रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों पर हमला करते हुए वहां की निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश कर सकती है। यूक्रेन पर कार्रवाई के लिए रूस क्रीमिया, बेलारूस और यूक्रेन के उत्तरी सीमा के पास भारी संख्या में सैनिकों को तैनात कर सकता है।
लेकिन इस दौरान रूस को प्रतिरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूक्रेन ने अपनी सेना को पहले से बेहतर किया है। इसके अलावा उन्हें जनता का भी भारी विरोध झेलना होगा। यूक्रेन की सेना ने 18 से 60 साल के आयु वर्ग के अपने सभी रिजर्व सदस्यों को बुला लिया है। शीर्ष अमेरिकी सैन्य अधिकारी मार्क माइली का कहना है कि रूसी सैनिकों की भारी संख्या से शहरी आबादी वाले इलाकों में खतरनाक हालात बन सकते हैं। हालांकि रूस के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। मसलन वो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर सकता है, वहां के बंदरगाहों को ब्लॉक कर सकता है, या फिर पड़ोसी मुल्क बेलारूस में अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि रूस यूक्रेन पर साइबर हमला भी करे। इसी साल जनवरी में यूक्रेन सरकार की वेबसाइट ठप पड़ गई थी। फरवरी के मध्य में यूक्रेन के 2 सबसे बड़े बैंकों को भी निशाना बनाया गया था। पश्चिमी देशों के पास क्या विकल्प है? पश्चिमी देशों ने रूस की कार्रवाई को अवैध बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी रूस की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर हमला बताया है। नाटो गठबंधन की तरफ से ताजा घटनाओं के बाद साफ किया गया है कि उनकी कोई योजना यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की नहीं है। हालांकि उन्होंने यूक्रेन को सलाहकार, हथियार और फील्ड अस्पताल के जरिए मदद की बात कही है। इन सब के बाद यही लग रहा है कि रूस की कार्रवाई के बाद दुनिया के पास अब उस पर केवल प्रतिबंध लगाने का ही विकल्प बचा है। जर्मनी ने रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मंजूरी को फिलहाल रोक दिया है। यूरोपियन यूनियन भी रूस पर कड़े प्रतिबंधों को लगाने की सोच रही है। रूस के उन 351 सांसदों को भी लक्ष्य बनाया जा रहा है जिन्होंने यूक्रेन के 2 अलगाववादी इलाकों को मान्यता देने के दौरान संसद में पुतिन का साथ दिया। अमेरिका का कहना है कि वो रूस का लिंक पश्चिमी वित्तीय संस्थानों से काट रहा है। इसके अलावा रूस में उच्च पद पर बैठे लोगों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। यूके रूस के 5 बड़े बैंकों और 3 अरबपतियों पर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि फिलहाल इन देशों ने रूस पर बड़े प्रतिबंधों का ऐलान नहीं किया है। अमेरिका रूस के वित्तीय संस्थानों और मुख्य उद्योगों पर नजर बनाए हुए है, जबकि यूरोपियन यूनियन की नजर फाइनेंशियल मार्केट पर है। वैसे तो आर्थिक रूप से रूस पर की गई कार्रवाई उसके बैंकिंग सिस्टम का कनेक्शन इंटरनेशनल स्विफ्ट पेमेंट से कट जाएगा, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका काफी प्रभाव पड़ सकता है। इधर बाल्टिक देशों और पोलैंड में नाटो ने 5000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और स्लोवाकिया में भी 4000 सैनिक भेजे जा रहे हैं। पुतिन के मन में क्या है? लंबे समय से जारी तनाव के बीच रूस के लिए एक सच का पल आ चुका है। नाटो को लेकर उसकी 2 मांगे सामने आ रही हैं। पहला ये कि नाटो आगे विस्तार ना हो। इसके लिए पुतिन एक पुख्ता और कानूनी रूप से मजबूत आश्वासन चाहते हैं। रूस के उप विदेश मंत्री सेर्गेई रिबकोव ने हाल ही में कहा, हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य ना बने। साल 1994 में रूस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करने पर सहमति जताई थी। लेकिन पिछले साल पुतिन ने एक लंबा आर्टिकल लिखकर रूसी और यूक्रेनी लोगों को एक राष्ट्र का हिस्सा बताया था। अब पुतिन दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन का गठन कम्युनिस्ट रूस ने किया था। उनका मानना है कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन ऐतिहासिक रूस के टूटने के समान था। पुतिन का तर्क यह भी है कि अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनता है तो वो क्रीमिया पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। पुतिन की मांग पर नाटो ने क्या कहा? फिलहाल नाटो के सदस्य 30 देश हैं। उनकी नीति हर किसी के लिए दरवाजे खुले रखने की है। ये सभी देश इस नीति से पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन नाटो में शामिल होने को लेकर एक तय समय और संभावना स्पष्ट करने की मांग करता रहा है, लेकिन तत्कालीन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने निकट भविष्य में ऐसा कुछ होने की संभावना से साफ तौर पर इनकार किया है। किसी भी नाटो सदस्य देश का सदस्यता छोड़ना भी मुमकिन नहीं दिखता है। रूसी राष्ट्रपति का मानना है कि पश्चिमी देशों ने 1990 में यह वादा किया था कि पूर्व की ओर नाटो 1 इंच भी विस्तार नहीं करेगा, लेकिन इस वादे को तोड़ा गया है। पुतिन जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस समय सोवियत संघ अस्तित्व में था। तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के सामने पूर्वी जर्मनी के संदर्भ में यह बात की गई थी। गोर्बाचेव ने बाद में कहा भी था कि इस बैठक में नाटो के विस्तार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी।